हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है जब पति और सास ने मिलकर बहू पर लगाया चरित्रहीन होने का इल्जाम, तब बहू ने कैसे सिखाया अपने पति और सास को सबक। तुझे शर्म नहीं आती? अपने पति के होते हुए दूसरे मर्दों को ताड़ती है। जरा भी शर्म नाम की चीज नहीं है तुम्हारे अंदर। औरत के नाम पर कलंक हो तुम। आलोक, मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम मुझे इतना उल्टा सीधा बोल रहे हो? क्या कर दिया मैंने? किसे देख रही मैं? वाह, बोली तो ऐसे बन रही जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। 1000 बार बोला था तुम्हें कि घर में 2 जवान देवर हैं। एक तो चलो मेरा अपना छोटा भाई है, लेकिन एक तो मौसी का लड़का है। इतना लाली लिपस्टिक पोत कर पूरे दिन भर घर में रहने की जरूरत क्या है? मैं तुम्हारा पति हूं ना। मुझे तुम बिना मेकअप के ही अच्छी लगती हो। इतना मेकअप करके किसको दिखाती हो तुम? जब मैं 1000 बार बोल चुका हूँ कि यह लिपा पोथी मत किया करो, नहीं अच्छा लगता है मुझे, तो भी तुम अपने यार को दिखाने के लिए करती हो ना। मेरी बातें तुम्हें बुरी लग रही हैं। बस करो आलोक, बस करो। भगवान के लिए बस करो। कम से कम इतनी नीच गिरी हुई बातें तो मत करो। सारे रिश्ते को बदनाम कर दिया है तुमने। घर में कोई भी रिश्तेदार आ जाए, तुम सबको शक की नज़रों से ही देखते हो। अगल बगल पड़ोसी, नात रिश्तेदार, कोई भी तुम्हारे शक के दायरे से बाहर नहीं है। तुमने मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। अगर इतनी ही दिक्कत है तो 7 ताले के अंदर बंद कर दो मुझे। जहर दे दो मुझे, मर जाऊंगी। ना रहूंगी, ना कोई मुझे देखेगा। तुमने तो मुझे इंसान छोड़ा ही नहीं है। अच्छा, तेरी जुबान भी बहुत चल रही है। कहते हुए आलोक ने एक जोरदार का थप्पड़ रितु के गाल पर लगाया। बेचारी वही नीचे गिर पड़ी, रोने लगी। अपनी किस्मत पर क्या क्या सपने थे। उसकी शादी से पहले पति मिलेगा, उसके साथ एक प्यारा सा रिश्ता रहेगा, एक दूसरे पर विश्वास रहेगा, एक दूसरे को समझेंगे। लेकिन यहाँ तो सब कुछ उसकी सोच के विपरीत हो रहा था। आलोक रितु को हमेशा शक की नज़रों से देखता था। वह जितना गिरा हुआ था, उसके शक करने का तरीका भी उतना ही गिरा हुआ था। वह अपने छोटे भाई को लेकर भी शक करने से बाज नहीं आता था। वह बेचारा भाई की हरकतों के बारे में अच्छे से जानता था, इसीलिए वह रितु से बहुत ही कम बात करता था। यहाँ तक कि 1 साल के लिए कोर्स करने आए उसके मौसी का लड़का रोहन, उसको भी उसने नहीं छोड़ा। रोहन को लेकर रितु के ऊपर ना जाने कितनी बार हाथ उठा चुका था। रोहन अगर एक बार भी गलती से किसी भी काम से रितु से बात कर ले या किचन में कुछ लेने चला जाए, तो तुरंत भागते हुए आलोक उसके पीछे जाता और लगातार रोहन को और रितु को घूरता। दोनों की हरकतों पर नजर रखता, जो देखने में बहुत ही बुरा लगता था। आलोक का घूरना रितु को तीर की तरह चुभ जाता था। बेगुनाह होते हुए भी वह अपने आप को गुनहगार समझ रही थी। रोहन को भी यह बात अच्छी तरह से पता थी कि आलोक भैया उसके ऊपर शक करते हैं, इसीलिए कई बार वह कहीं रूम लेकर रहना भी चाहा, लेकिन हर बात शकुंतला जी ने उसे जबरदस्ती ये कहते हुए रोक लिया कि अपने मौसी के होते हुए तू कहीं अलग रूम लेकर रहेगा। मैं तेरी माँ को क्या जवाब दूंगी कि 1 साल उसके बेटे को मैं अपने घर में नहीं रख पाई। तू मेरा भी तो बेटा है। यह घर जितना आलोक का है, उतना ही तुम्हारा भी तो है। बस बेचारा रोहन उसके आगे कुछ भी नहीं कह पाता। एक बार जब आलोक घर में नहीं था, मौका देखकर रोहन ने रितु से बोला भी था, भाभी आप मुझे चाय पानी खाना कुछ भी मत दिया करिए। मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं निकाल लूँगा, आप हट जाया करो, मैं खुद लेकर खा लूँगा या मौसी से मांग लूँगा। लेकिन मेरी वजह से रोज़ रोज़ इस घर में क्लेश होता है, यह मुझे पसंद नहीं है। नहीं नहीं भैया, यह आपकी गलत फहमी है। उन्होंने आपको लेकर कभी कुछ भी नहीं कहा है। जबरदस्ती का हंसते हुए बोल पड़ी थी रितु। क्या करती, क्या कहती रोहन से कि तुम्हारी सारी बातें सही हैं। और आलोक की माँ शकुंतला जी, उन्होंने भी तो कभी आलोक को रोकने की कोशिश नहीं की। ऊपर से वह रितु को ही बार बार चिल्लाती थी, अरे
तो इतना भी क्या लाली लिपस्टिक लगाना, जब पति को नहीं पसंद है तो मत लगाया करो। बिना लाली लिपस्टिक के सुंदर नहीं लगेगी क्या? बेचारी ऋतु का उस घर में कोई भी सुनने वाला नहीं था, उसकी कोई भी सुनवाई नहीं थी। ऋतु जितना ही इन सब चीज़ों से बच बच कर रहना चाहती थी, आलोक को कहीं ना कहीं उतनी ही कमियां दिख जाती। आलोक के ही डर से ऋतु छत पर जाना, बाहर निकलना सब कुछ बंद कर दिया था। यहाँ तक कि ऋतु का खुद का सगा भाई भी अगर आ जाए और ऋतु उसके साथ बैठकर हंस बोल बातें कर ले, रोहन को यह सब चुप जाता था। जाने के बाद वह 1000 बातें सुनाता था। ऐसा करते करते उसने लगभग ऋतु का मायका भी छुड़वा ही दिया था। खुद लेकर जाता, दिन भर रोक कर शाम तक वापस लेकर चला आता। कभी भी शादी के बाद पूरी रात उसने मायके में ऋतु को नहीं छोड़ा था। रोहन की हरकतों के बारे में सबको पता था। ऋतु के माँ बाप ने भी रोहन को बहुत बार समझाने की कोशिश की, लेकिन जितनी बार भी उन्होंने रोहन को समझाया उतनी बार ही उसने ऋतु के ऊपर अपना सारा गुस्सा निकाला था। ऋतु हर बार अपनी गृहस्थी बचाने के चक्कर में रोहन से लड़ झगड़ कर रो गाकर शांत हो जाती। एक दिन घर में सत्यनारायण की पूजा थी। पूजा में पड़ोसियों को भी बुलाया गया था। ऋतु फटाफट किचन का सारा काम निपटाकर आकर औरत के बीच में बैठ गई। जब गांव की औरतों ने ऋतु को रोज के कपड़े में ही बिना मेकअप के देखा तो सब हैरान हो गई थी, क्योंकि ऋतु सबके बीच में बिल्कुल अलग सी लग रही थी। अंत में गांव की ही एक काकी जी ने शकुंतला जी से कहा, शकुंतला, ये तुम्हारी बहू को क्या हो गया भाई? सबने नए कपड़े पहने हैं, मेकअप किया है, अच्छे से बन संवर कर आई हैं। तुम्हारी बहू ऐसे है जैसे इसके पास कपड़े ही नहीं हैं, बिल्कुल ही अलग लग रही है। जबकि आज घर में पूजा है, इसको तो और भी 16 श्रृंगार करके रहना चाहिए। अब मैं क्या ही बताऊं आपको जीजी, आपको तो पता ही है ना आजकल की लड़कियों के नखरे। ज़्यादा लीपा पोथी नहीं करना है, चेहरा खराब हो जाएगा। नई साड़ी बारी होती है, गर्मी से संभाला नहीं जाएगा। तो भाई सब अपनी अपनी मर्जी के हैं, मैं कर ही क्या सकती हूँ। ऋतु ने भी सास की बातें सुन ली। बड़ी महफिल में भी आज बिना गलती के उसके ऊपर सारा दोष थोपा जा रहा था। फिर भी गांव की औरतों के बीच में बेचारी बोले तो बोले क्या, सब कुछ सुनती चली गई चुपचाप। तभी काकी जी ऋतु के पास आते हुए बोली, बहू, ऐसे घर की बेइज्जती होती है, तुम बड़ी बहू हो, ऐसी हालत में देखकर लोग क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में। जाओ जाकर कोई ढंग की नई साड़ी पहन लो, थोड़ा चेहरा सही कर लो, हाथों में नई चूड़ियां पहन लो। ये क्या हाल बना रखा है तुमने? ऋतु ने अपनी सास की ओर देखा तो शकुंतला जी मुंह बनाने लगी। अब ऋतु को समझ में ही नहीं आया। सबके सामने तो शकुंतला जी भी अपने आप को बचाते हुए साफ निकल गई, लेकिन अब अगर ऋतु कपड़े पहनने जाएगी तो आलोक उसके ऊपर चिल्लाएगा, और अगर कपड़े नहीं पहने तो गांव की औरतों के बीच में उसकी ही इज्जत का तमाशा बन जाएगा। सब लोग यही कहेंगे कि कमी ऋतु में ही है। इतना कहने के बाद भी वह कपड़े पहनने नहीं गई। इसीलिए कुछ सोचते हुए ऋतु ने धीरे से काकी जी से कहा, काकी जी, आपको क्या लगता है, सबको देखकर मेरा मन नहीं करता कि मैं भी बन संवर कर रहूं, अच्छा पहन के रहूं। लेकिन जिस दिन मैं अच्छा पहन लेती हूँ, नया पहन लेती हूँ, बन संवर लेती हूँ, मेकअप कर लेती हूँ, उस दिन आलोक को और साथ ही साथ माँ जी को यह लगता है कि मैं किसी को लेकर भाग जाऊंगी या किसी को रख लूँगी, किसी को पटा लूँगी। इसीलिए तो मैंने बाहर निकलना और कुछ भी पहनना छोड़ दिया। अरे बहू, तुम अपने पति की गलती मेरे ऊपर क्यों लगा रही हो भाई? मुझे क्यों समाज में बेइज्जत कर रही हो? मैंने तुम्हें क्या कह दिया? क्यों नहीं कहा माँ जी आपने? क्या नहीं कहा? जब भी आपका बेटा मुझ पर उल्टा सीधा लांछन लगाता है, मुझे 4 बातें सुनाता है, कब आपने उसे रोका? और ना तो आप उसे इतना सिर चढ़ाती, उसके दिमाग में शक के बीज बोती हैं। कभी आपने समझाया उसे? आज उसी की दिन है कि यहाँ आज मैं सबके सामने ऐसी खड़ी हूँ। एक लिपस्टिक भी लगा लूँ तो आपकी नज़रों में चुभने लगती हूँ। आप तो खुद ही चाहती हैं कि आलोक मुझे अपने पैरों की जुत्ती बनाकर रखे।
सब कुछ आपका किया धरा है। अब शकुंतला जी कुछ भी नहीं बोलती हैं। गुस्सा तो उन्हें बहुत आ रहा था। उनका बस चलता तो रितु को चीर फाड़ कर रख देती, लेकिन गांव की औरतों के सामने अपनी इज्जत भी बचानी थी, इसलिए उन्होंने साफ साफ बोल दिया, बहू सारी मनगढ़ंत कहानियां बना रही है। मैंने इसे कभी भी किसी चीज के लिए नहीं रोका। यह इन दोनों पति पत्नी के झगड़े की बात है। काकी जी और गांव की औरतों के कहने से रितु ने जाकर नई साड़ी पहनी, सिंदूर, बिंदी, लिपस्टिक, सारा मेकअप किया। मेकअप करने के बाद रितु वाकई में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। जैसे ही वह दोबारा औरतों के बीच में आकर बैठी, काकी जी ने कहा, अब हुई ना बात, अब लग रही हो इस घर की बहू। पूजा पाठ है, 4 औरतें आई हैं, तो बहू ऐसे थोड़े ही रहती हैं। देखो तो कितनी सुंदर लग रही हो। और वैसे भी तुम्हारी उम्र है मेकअप करने की, थोड़ा बहुत मेकअप कर लिया करो। कहने दो जिसको जो कहना है, सजना तो सुहागन औरतों का गहना होता है। तुम्हारी सास बहुत या सुनी विचार की है, मैं उसे जानती हूँ। तुम अपना पहन ओढ़ कर अच्छे से रहा करो। तभी आलोक की नजर रितु पर गई। वह बार बार रितु को घूरे जा रहा था। वहां पर और भी लोगों की भीड़ थी। रोहन भी वहां था। आलोक बार बार रोहन को तो कभी रितु को देखता था। इस समय उसका दिमाग अपने आप में नहीं था। यहाँ तक कि पूजा में रितु के मायके से उसका भाई और चचेरा भाई भी आए थे। रितु का भाई तो रितु से बातें करता तो ठीक था, लेकिन जब रितु का चचेरा भाई उससे बातें करता तो जैसे आलोक के तन बदन में आग लग जाती। वह आपे से बाहर हो जाता था। भीड़ की वजह से रितु अपने भाइयों से बात नहीं कर पाई। वह जाने वाले थे, इसीलिए 10 मिनट के लिए उन्हें लेकर अपने कमरे में चली गई और मायके का हाल चाल पूछने लगी। आलोक को जैसे ही पता चला कि रितु अपने कमरे में दोनों के साथ है, तो वह गुस्से के मारे पागल हो गया। हर एक मिनट उसके दिमाग में शक के कीड़े बढ़ते जा रहे थे। चाचा के लड़के को लेकर बहुत ही घटिया सोच उसके दिमाग में भरती जा रही थी। ना जाने रितु उसके कितने पास बैठी होगी, ना जाने कैसे उससे सट सट के बातें कर रही होगी, ना जाने कैसी बातें हो रही होंगी। उल्टी सीधी जितना भी आलोक के दिमाग में आता गया, सारा कुछ सोचता चला गया। इस समय आलोक का गुस्सा अपने चरम पर था। थोड़ी देर बाद ही रितु के भाई चले जाते हैं। सबके जाते ही आलोक तुरंत कमरे में घुस जाता है और रितु के बाल पकड़ते हुए उसे एक जोरदार का चमाटा खींच कर लगाता है। रितु बेचारी नीचे जा गिरी। उसके मुंह से खून निकल आया। चिल्लाते हुए आलोक कहता है, बेशर्म औरत, इतना मना करने के बावजूद भी तेरे अंदर शर्म नाम की चीज नहीं है। सारी शर्म तुमने बेच खाई है। एक मर्द से तेरा मन नहीं भरता है। सारे मर्दों से सटके बैठना, बोलना, बातें करना तुझे बहुत अच्छा लगता है। रितु रोते हुए बोली, आलोक यही कैसी बातें कर रहे हो? खबरदार, जो इसके आगे तुमने एक शब्द और भी बोला तो मेरे अपने भाई थे, कम से कम मेरे भाइयों को तो छोड़ दो। अपनी सोच के आगे तुम रिश्तेदारी भी भूल जाते हो। कौन सी रिश्तेदारी रितु? कौन से रिश्तेदार? आए दिन तुम्हारे नए रिश्तेदार बढ़ते जाते हैं। कोई चचेरा भाई, कोई ममेरा भाई, कोई मसेरा भाई। इतने भाई तुम्हारे आगे पीछे क्यों रहते हैं? भाई इतनी प्यारी हो, इतने तुम के गुण भरे पड़े हैं कि सारे भाई तुम्हारे आगे पीछे घूमते हैं। भाई बहन के रिश्ते के नाम पर कलंक लगाती हो। कितना मज़ा आता होगा ना तुम्हें जब वह तुझे छूता है। तुमसे बात करने के बहाने क्या क्या करते होंगे। बस आलोक, बस खबरदार, जो तुमने एक और शब्द भी बोला तो जवान खींचकर तुम्हारे हाथ में दे दूंगी। तुम्हारी सोच इतना नीचे, इतनी गिरी हुई हो सकती है, यह मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। आज तक तुमने मेरे ऊपर इतने लांछन लगाए, मेरा घर से बाहर निकलना बंद कर दिया, लोगों से मिलना बंद कर दिया, लेकिन तुम अब इतने आगे बढ़ गए हो कि तुम मेरे अपने भाइयों पर भी शक करने लगे। तुम्हारी वजह से मैंने अपना मायका तक छोड़ दिया, लेकिन अब वो नहीं। आज तुमने अपनी बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं। खबरदार, जो आगे से तुमने मेरे भाइयों को लेकर कुछ भी बोला तो जवान खींच लूंगी तुम्हारा। अच्छा, इतनी हिम्मत है तुम्हारे अंदर?
अभी तुम्हारे यार ने तुम्हारे अंदर ज़्यादा एनर्जी भर दी है क्या? यार से मिलकर कुछ ज़्यादा ही नहीं जोश आ गया है? तुझे अभी बताता हूँ, तुम्हें बहुत छूट दे दिया मैंने तुम्हें। कहते हुए आलोक जैसे ही रितु को मारने आगे बढ़ा, रितु ने भी आओ देखा ना ताओ पास में ही पड़ा स्टूल उठाकर आलोक के ऊपर दे मारा। स्टूल सीधे आलोक के सिर पर लगा। वह चक्कर खाकर नीचे गिर गया। पीछे से दौड़ती हुई शकुंतला जी आई। अरे डायन, क्या कर रही है? खा जाएगी क्या? मार दिया रे मेरे बेटे को, मार दिया। अरे कोई तो बचाओ मेरे बेटे को। रुक जा डायन, तुझे मैं बताती हूँ। खबरदार बुढ़िया, खबरदार से जो अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो अभी तेरे बेटे का ये हाल किया है। इस समय मेरे सिर पर खून सवार है। अगर मेरा हाथ उठ गया तो तू दुनिया से ही उठ जाएगी। बर्दाश्त करने की भी एक क्षमता होती है। तुम लोगों ने तो मुझे बर्दाश्त की सारी हदें पार करवा दी। इतनी नीच कमीनी घटिया सोच। यही सब सिखाया तूने अपने बेटे को? रिश्तों की कदर करना भी इसे नहीं आता है। अपनी बहन को सुलाता है क्या ये अपने पास जब वो आती है? आप अपने मायके जाती हैं तो अपने भाई को लेकर सोती हैं। इतनी घटिया नीच लोगों के साथ मैं किसी भी कीमत पर नहीं रह सकती। रोज रोज की मार खाओ, बद से बदतर हालत कर दी है तुम लोगों ने मेरी। इससे अच्छा तो मैं अकेली रहना पसंद करूंगी। भगवान ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं अपना पेट पाल सकती हूँ। अच्छा है कि मेरी बाल बच्चे नहीं हैं। मैं अकेली अपनी जिंदगी काट लूंगी, लेकिन तुम जैसे राष्ट्रों के बीच में कभी भी नहीं रह सकती मैं। कहते हुए रितु तुरंत ही निकल जाती है और मायके जाकर उसने सारी बात बताई। रितु के पापा ने आलोक और उसके परिवार वालों पर बेटी को जान से मारने के आरोप में केस कर दिया और साथ ही साथ तलाक के कागज भिजवा दिए। आलोक को पुलिस पकड़ के ले गई। उन दोनों का तलाक भी हो गया। कुछ समय बाद रितु के पापा ने उसकी दूसरी शादी करानी चाहिए, लेकिन रितु ने कहा, पापा अगर शादी का सुख लिखा होता तो एक ही पति से हो जाता। शायद मेरे नसीब में शादी का सुख नहीं है, और वैसे भी इतना सब कुछ झेलने के बाद शादी के नाम से मेरी आत्मा काम चाहती है। मैं अकेली ही खुश हूँ। मुझे दूसरी शादी नहीं करनी है। मैं अपना जीवन आराम से बिता सकती हूँ। दोस्तों सही तो है, पूरी जिंदगी नौकरानी की तरह काम करते हुए भी जिल्लत भरी जिंदगी जीना, पति की मार खाना, इससे अच्छा तो अकेले की जिंदगी ही सही है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी? रितु का फैसला आपको कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।